नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एवेल्युएशन पे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात की है कि मेथड्स ऑफ एवेल्युएशन में सबसे पहले हमारी बात हुई कि एवेल्युएशन होता क्या है। हमारी ये भी बात हुई कि असेसमेंट और मेजरमेंट और एवेल्युएशन में क्या डिफरेंस है हमारे पास। उसके बाद में हमारे पास जो है बात हुई अलग अलग टाइप्स में। पहला टाइप जो था वो था हमारे पास फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। आज के वीडियो में हम साथियों बात करेंगे दूसरे तरह की एवेल्युएशन की, जो है हमारे पास समेटिव एवेल्युएशन। देखिए, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन और समेटिव एवेल्युएशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो भी बात करेंगे हम। लेकिन आप इन शब्दों से ही पता कर सकते हैं कि फॉर्मेटिव यानी जो फॉर्म करे चीज़ों को, यानी छोटी छोटी चीज़ें मिला के बड़ी बनाए, और समेटिव यानी जो हमारे पास जो है चीज़ों का क्या हो, हमारे पास सम हो। क्या हो हमारे पास? सम हो। सम का मतलब क्या होता है? एज ए होल सम किसी चीज का। अब समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, इसके बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका गोल क्या है। तो हमने बोला द गोल ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन इज टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। अब यहां पे पता कर सकते हैं बहुत सिंपल सा कि किसी भी इंस्ट्रक्शनल यूनिट जो है या प्रोग्राम है, उसके अंत में जो है हमारे पास क्या किया जाता है, जिस तरह का एवेल्युएशन किया जाता है, किस चीज़ के लिए एवेल्युएशन किया जाता है, स्टूडेंट लर्निंग को पता करने के लिए, जिसके कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होते हैं, बेंचमार्क होते हैं। उस तरह की एवेल्युएशन को हम क्या कहते हैं? समेटिव एवेल्युएशन। या समेटिव एवेल्युएशन का गोल ये होता है कि लास्ट में किसी भी इंस्ट्रक्शनल यूनिट के लास्ट में बच्चे के लर्निंग या जो स्टूडेंट लर्निंग जो है उसको कुछ स्टैंडर्ड या कुछ बेंचमार्क सेट करके उसको जांचना, उसको परखना। तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं एक चीज़ को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाता है कि इंस्ट्रक्शनल यूनिट के एंड में जो चीज़ हो, जो टेस्ट हो, जो हमारे पास समेटिव एवेल्युएशन के अंदर आता है, जिसका पार्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है, और जो प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास प्रोसेस चल रहा है, किसी भी आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन का अंडर प्रोसेस है, और उसके दौरान अगर जो छोटे छोटे टेस्ट या इस तरह से होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव एवेल्युएशन का पार्ट कहते हैं। समेटिव एवेल्युएशंस आर ऑफन हाई स्टेक्स विच मीन्स दैट दे हैव अ हाई पॉइंट वैल्यू। तो यहाँ पर फिर से एक और चीज़ आती है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी फॉर्मेटिव एवेल्युएशन की, कि फॉर्मेटिव एवेल्युएशन का जो है वो लो स्टेक होता है, लो पॉइंट वैल्यू होती है। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन का जो है वो हमारे पास हाई स्टेक्स होते हैं, हाई पॉइंट वैल्यू होती है। बहुत ही सिंपल। एग्जाम्पल्स ऑफ समेटिव इवैल्यूएशंस इंक्लूड, अब समेटिव इवैल्यूएशन के हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या क्या है? मिड टर्म एग्जाम हो गया, जैसे फाइनल प्रोजेक्ट हो गया, जैसे पेपर हो गया, पेपर लिखने के लिए बोला गया, या फिर सीनियर रिसाइटल हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके? हमारे पास समेटिव इवैल्यूएशन के। वहीं पे अब हम बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो हमने बोला इट इज यूज्ड प्राइमरीली फॉर असाइनिंग कोर्स ग्रेड्स और फॉर सर्टिफाइंग स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सी एवेल्युएशन का टाइप है जो कि स्टूडेंट्स की ग्रेड को असाइन करता है, या फिर ये सर्टिफाई करता है कि उस प्रोग्राम के अंदर जो उस स्टूडेंट की मास्टरी कैसी रही है, वो उसके आउटकम के ऊपर, जो भी टेस्ट है, एवेल्युएशन उसके आउटकम पे डिपेंड करता है। ऐसा कौन सा एवेल्युएशन का है टाइप है? तो हमने बोला वो क्या है? समेटिव एवेल्युएशन है। एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम, यानी कोर्स के प्रोग्राम के सबसे अंत में। Although the main purpose of summative evaluation is assigning grades, इसका सबसे मेन पर्पस तो क्या है? ग्रेड्स देना बच्चों को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी और इंटरेस्टिंग चीज आती है साथियों, और वो क्या है? समेटिव एवेल्युएशन है हमारे पास। वहीं पे हमारे पास आता है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन जजमेंट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे आप देखिए कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हमारे पास क्या होता है कि जजमेंट, जो कोर्स है, जो हमारे पास इफेक्टिवनेस
उसको और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, उसके तरीके ढूंढे जा सकते हैं, उसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, ये ढूंढा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो ये है कि हमारे पास जो है एक जजमेंट निकाला जाता है, जो भी समेटिव इवेल्युएशन होता है, कि जो इंस्ट्रक्शन का जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि कितना इंस्ट्रक्शन जो था वो कितने इफेक्टिव थे, या फिर हमारे पास अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कोर्स ऑब्जेक्टिव, यानी जो कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जैसे इंग्लिश का साल भर का कोर्स चला रहे हैं, तो वो कितना हमारे पास उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो कितना अप्रोप्रिएट है, वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो ये जो है फाइनल जजमेंट के तौर पे जो निकालने के लिए जिस तरह के एवेल्युएशन को हम बात करते हैं या जो प्रैक्टिस में लाया जाता है, वो क्या है हमारे पास समेटिव एवेल्युएशन। अब इसकी मेथडोलॉजी क्या है या इसकी टेक्निक हमारे पास क्या है, तो मतलब द टेक्निक्स यूज्ड फॉर समेटिव एवेल्युएशन आर डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी इंस्ट्रक्शंस देके जो है उन ऑब्जेक्टिव्स को या उस चीज़ को, उन टेक्निक्स जो है वो कहीं के प्रयोग में लाई जाती है। फॉर दिस एवेल्युएशन देयर आर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एज वेल एज टीचर मेड टेस्ट, रेटिंग्स एट्सेट्रा। तो देखिए टीचर मेड टेस्ट तो हमारे पास फॉर्मेटिव में भी होते हैं, इधर भी होता है, तो लेकिन फ़र्क क्या है हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि इसको अपने खुद के स्कूल के प्रोग्राम्स से जोड़ते हैं। जो भी हमने स्कूल्स में जो है ये चीज़ें जहाँ जहाँ अप्लाई होती थी, वो प्रॉपर इस पेडागोजी के कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे अप्लाई होते थे। हर कोई इंसान अपने मन से ही चीज़ें नहीं बताता। तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पेपर्स है वो बाहर से बन के आते थे, बहुत सारे एग्जामिनर्स जो है वो बाहर से आते थे, या फिर आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो लैब है वो लैब 10th क्लास में या 12th क्लास में, 11th में, जिन लोगों की साइंस होगी 11th 12th में, उन्होंने ये देखा होगा कि जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते थे उनके जो एग्जामिनर है वो कहीं बाहर से आते थे, वो इंस्ट्रक्शंस देते थे। वो ये कभी नहीं बोलते थे कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आप आंसर को कैसे बेहतर लिख सकते हैं, नहीं, वो तो सिर्फ इन्विजिलेटर के तौर पे काम करते थे। तो ये हमारे पास जो है इसकी मेथोडोलॉजी हमारे पास कहीं कहीं होती है। अब हम बात करेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है कि समेटिव एवेल्युएशन में और फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास। तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी चीज़ आती है कि समेटिव एवेल्युएशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ वर्थवाइलनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम विच हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। देखिए बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो भी हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी वर्थवाइलनेस जो है उसका असेसमेंट जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या है हमारे पास समेटिव एवेल्युएशन है। वाइल फॉर्मेटिव एवेल्युएशन रेफर्स टू द असेसमेंट और वर्थ ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम विच इज स्टिल गोइंग ऑन एंड कैन स्टिल बी मॉडिफाइड। तो ये चीज़ आप आराम से समझ चुके हैं, उसी को हम रिवाइज करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रख रहे हैं, जो कि सिंपल सी है कि जो हमारे पास फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है उसके अंदर जो प्रोग्राम जब चल रहा होता है उसके अंदर ही उसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, चाहे वो फीडबैक्स के थ्रू हो, चाहे वो किसी और तरीके के थ्रू हो। तो वो जो है उसके दौरान जो टेस्ट्स होते हैं उसको हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का पार्ट कहते हैं। और जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है या एंड हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद में वो कितना इफ़ेक्टिवनेस रहा इंस्ट्रक्शंस के तौर पे भी, जो ऑब्जेक्टिव था उस इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को चलाने का वो कितना फुलफिल हो पाया है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे पास क्या आता है समेटिव एवेल्युएशन आता है हमारे पास। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। अब हमने बोला फॉर्मेटिव एवेल्युएटर इज ए पार्टीशन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस एंड डज एवरीथिंग टू मेक टीचिंग लर्निंग बेटर। ये बहुत ही सिंपल सा है हमारे पास कि जो फॉर्मेटिव एवेल्युएटर होता है, नहीं, जो एवेल्युएशन करने वाला होता है वो जनरली एक टीचर हमारे पास है, वो पार्टीशन होता है, यानी वो जो है कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि बायस्ड नहीं होता है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने इस प्रोग्राम को चलाता है और उसकी सीक्वेंस को डिसाइड करता है, किस तरह से सीक्वेंस रहनी चाहिए, सिलेबस किस तरह से होना चाहिए, लेसन प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए, कब कब टेस्ट होने चाहिए, कौन सी यूनिट का टेस्ट किस हिसाब से होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या क्या और इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें डाली जानी चाहिए,
एंड डज एवरीथिंग टू मेक टीचिंग लर्निंग बेटर। यानी उसका मेन कॉन्सेप्ट भी यही होता है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन का कि टीचिंग लर्निंग को बेहतर कैसे बनाया जाए, किस तरीके से बनाया जाए, क्या उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, किन चीज़ों को कंटिन्यू किया जा सकता है और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, जस्ट टू मेक द टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर एंड बेटर विद टाइम। A summative evaluator is an uncommitted, non-partisan person who is to pass judgment on an instructional endeavor। हमने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है समेटिव एवेल्युएटर का सीधा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाले इन्विजिलेटर्स या एग्जामिनर जिनको हम बोलते हैं, या फिर हमारे प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं 10th क्लास में, 11th 12th क्लास में, स्पेशली 10th और 12th क्लास में, तो उनमें जो वो प्रैक्टिकल लेने के लिए जो लोग आते हैं वो ऑब्वियसली जो है अनकमिटेड से होते हैं, इस तरह से कि भाई आपसे कोई गलती हो रही है तो वो ये नहीं बोलेंगे कि इस तरह से तुम इस एक्सपेरिमेंट को सही से कर सकते हो, इससे ये रिजल्ट आएगा, नहीं। वो अनकमिटेड से होते हैं, नॉन पार्टिसन से होते हैं और वो उनको जजमेंट ही देना होता है कि लास्ट में अच्छा 2-4 सवाल पूछ लिए तो मार्क्स दे दिए, ग्रेड्स दे दिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्मेटिव जब एवेल्युएशन की बात करते हैं तो जैसे आपने एक बच्चे को बुलाया, उसको बोला कि अच्छा कॉन्सेप्ट मैप, जो भी टॉपिक के बारे में हम क्लासरूम में हमने पढ़ा उसका एक कॉन्सेप्ट मैप जो है बना के मुझे बताओ, या 1-2 सेंटेंसेस में बताओ कि आपने क्या सीखा है, किस तरह से सीखा है, उसके हाव भाव से आप पता कर सकते हैं कि क्या है। तो वहाँ पर जो है वो हाई स्टेक का आप कह सकते हैं या हाई पॉइंट वैल्यू का कोई इवैल्यूएशन नहीं होता है, उसमें जो है ग्रेड्स नहीं मिलते हैं। लेकिन समेटिव में क्या होता है कि इस तरह से जजमेंट पास किया जाता है, इस तरह से ग्रेड्स दिए जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा हमारे पास पॉइंट आता है। वहीं पे हमने बोला समेटिव इवैल्यूएटर गैदर्स इंफॉर्मेशन एंड जजेस द मेरिट ऑफ ओवरऑल इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस टू अडेप्ट दैट सीक्वेंस। तो हमने बहुत ही सिंपल सा हमारे पास ये कहना चाह रहा है कि जो समेटिव इवैल्यूएटर होता है वो इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करता है कि बच्चे ने किस तरह से परफॉर्म किया है, किस तरह के क्वेश्चंस उसने पूछे, क्या उसने आंसर्स किया है, सारी चीज़ों को जो है गैदर करता है। एंड जजेस द मेरिट ऑफ ओवरऑल इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस, यानी पूरे के पूरे उस इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के दौरान जो भी जितनी भी चीज़ें हुई है उस पर बेस्ड जो है इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस को जज करता है कि इस पूरे प्रोसेस में इसको सही तरीके से सिखाया गया है या नहीं है और उसके कितने ग्रेड्स मिलने चाहिए हमारे पास। द ऑडियंस ऑफ द समेटिव इवैल्यूएशन इज द कंज्यूमर ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इन तो आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर हमारे पास होते हैं कौन, जो जिनका इवैल्यूएशन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही सिंपल सा है कि अगर मैं एक समेटिव इवैल्यूएटर हूँ, मैं आपके स्कूल में आया जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ जिन लोगों का मुझे एग्ज़ाम लेना है, तो मैं सवाल पूछूंगा और आप कंज्यूमर होंगे, मतलब कि मैं जैसे मैं आपको जज करूंगा आपको फाइनल ग्रेड्स देके चले जाऊंगा। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन वहीं पे इन कॉन्ट्रास्ट यानी उसी के ऑपोजिट में हमारे पास जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएटर होता है जिसकी ऑडियंस जो है वो डिज़ाइनर और डेवलपर होती है उस पूरे प्रोग्राम की। तुमने बोला ये कैसे हो गया? देखिए भाई फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम करते क्या है, हम फीडबैक लेते हैं, टाइम टू टाइम फीडबैक लेते हैं, छोटे छोटे टेस्ट करवाते हैं। उससे जो है जो फीडबैक देने वाला कौन है, लर्नर, फीडबैक लेने वाला कौन है, जो इंस्ट्रक्टर है, और दोनों मिलके जो है उस पूरे कोर्स को डिज़ाइन करते हैं, उस पूरे कोर्स को डेवलप करते हैं ताकि उस टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सके और उसका जो वो ऑब्जेक्टिव है उसको पाया जा सके। तो ये फॉर्मेटिव और हमारे पास समेटिव इवैल्यूएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे पास आ जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन जजमेंटल इन नेचर। समेटिव इवैल्यूएशन क्या है? जजमेंटल है, जज पास किया जा रहा है, जजमेंट सीधा पास किया जा रहा है। अच्छा इतने क्वेश्चन से इतने बताए, डायरेक्ट इतना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, हमने वो आंसर शीट जो है वो एक अननोन इंसान इवैल्यूएटर के पास गई जो कि एक समेटिव इवैल्यूएटर होगा आपके लिए। उसने आपकी राइटिंग भी देखी, उन्होंने बोला अच्छा राइटिंग भी ख़राब है, उसने ठीक आंसर्स भी पढ़े, ठीक है,
अब उसने जो है उसी पे बेस्ड आपका पूरे साल का प्रोग्राम किस तरह से रहा होगा, इसके ऊपर क्या दे दिया, जजमेंट दे दिया, किसके तौर पे, ग्रेड्स के तौर पे, मार्क्स के तौर पे। तो वो क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है। इट्स पर्पज इज टू अप्रेज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या करना है, अप्रेज करना है ना, कि किस तरह से ज़्यादातर बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, इसका टीचिंग लर्निंग शानदार रही है। कम लोगों के अच्छे मार्क्स आए, इसका मतलब है कि ठीक ठाक ही रही है। एंड टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, और ये फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन से डिफरेंट भी है हमारे पास। इट इज़ एन एंड ऑफ द कोर्स एक्टिविटी कंसर्न विद असेसमेंट ऑफ द a larger instructional objectives of a course or a substantial chunk of the course। तो बहुत ही सिंपल तरीके से वही बात की जा रही है कि समेटिव एवेल्यूएशन जो है वो किसी कोर्स के किसी बड़े हिस्से के सबसे लास्ट में जो है कहीं न कहीं उसको बच्चों के सामने रखा जाता है, या इवेल्यूएशन करने का एक तरीका होता है जिसके अंदर आप बड़े लार्जर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं कोर्स के उनको फुलफिल किया जाए, या फिर कोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसके अंदर इवेलुएट किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो पूरे साल भर के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर मिड टर्म एग्जाम हो गया तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ में। तो यही हमारा लास्ट लाइंस में ये कि लार्जर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए कोर्स और अ सब्सटेंशियल चंक ऑफ द कोर्स, यानी जैसे मिड टर्म एग्जाम हो गया तो एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो कहीं कहीं कवर करता है। तो ये हमारे पास समेटिव एवेल्युएशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा महत्वपूर्ण सा हिस्सा साथियों हमारे पास आता है। वहीं पे हमने बोला फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इज डेवलपमेंटल। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन पूरी तरह से डेवलपमेंटल है क्योंकि वो स्टेप वाइज जो है इससे बच्चा, टीचर या जो लर्नर या फिर जो इंस्ट्रक्टर है वो अपनी खुद की कमियों को भी जान सके, उनको कैसे स्ट्रेंथन करना है, उनकी क्या वीकनेसेस है जिनको किस तरह से सुधारा जा सकता है, किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हमारे पास करता है। इट्स पर्पस इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। जो स्टूडेंट की लर्निंग है वो इम्प्रूव हो सके और इंस्ट्रक्शन की जो है इंस्ट्रक्शन देने का जो तरीका है उसको मॉडिफाई या उसको बेहतर बनाया जा सकता है हमारे पास। देयरफॉर इट्स मेजर फंक्शन इज फीडबैक टू द टीचर। इसका मेजर फंक्शन क्या है, टीचर को फीडबैक देना। एंड स्टूडेंट टू लोकेट स्ट्रेंथ्स, यानी कहीं कि स्टूडेंट जो है वो उस इंस्ट्रक्टर के साथ मिलके जो है स्ट्रेंथ्स को लोकेट कर सके। एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यानी कहीं कि स्टूडेंट की क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, उसको लोकेट किया जा सके इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट। यानी यही सिंपल सी बात चल रही है कि हमारे पास फॉर्मेटिव जो एवेल्युएशन है वो पूरी तरह से कोर्स के दौरान ही जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है उसके ड्यूरेशन के अंदर ही उसको बेहतर बनाने के लिए, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, जिसमें एक बच्चा अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान सके, उसको लोकेट कर सके, उसे लोकेट करवाया जाए इंस्ट्रक्टर के द्वारा, या फिर एक इंस्ट्रक्टर भी जो है अपनी चीज़ों को जो है समझ सके, अपने जो असेसमेंट के तरीके हैं उनको बदल भी सके, अगर ज़रूरत हो उनको टर्मिनेट भी कर सके, उनको किसी और तरीके से भी बच्चों के सामने रख सके ताकि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके हमारे पास। अब हमारे पास जो है समेटिव और फॉर्मेटिव एवेल्युएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट से हिस्से हमारे पास है साथियों। तो हमने बोला कि समेटिव एवेल्युएशन इज दस अ जजमेंटल एक्टिविटी फोकस्ड ऑन सर्टिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। बहुत ही सिंपल सा है भाई, लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि ये आप पास है, फेल है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, ग्रेस के साथ पास है, किस तरह से। तो ये जो है हमारे पास जजमेंटल कॉन्सेप्ट आता है किसमें, समेटिव एवेल्युएशन में। बट फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इज अ मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट द प्यूपल्स हैव मास्टर्ड एंड व्हाट इज स्टिल टू बी मास्टर्ड। नहीं, जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है उसमें वो जो बच्चा है, जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, जो प्यूपिल है, उसने किस चीज़ को मास्टर कर लिया है और किस चीज़ को मास्टर करना अभी बाकी है, इन सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इससे पता चलती है। देयर बाय इंडिकेटिंग द बेसिस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। ताकि फॉर्मेटिव एवेल्युएशन से हमारे पास क्या होता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं किसकी, स्टूडेंट की लर्निंग को, उनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है,
किस तरह से बनाया जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमारे पास आती है। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट साथियों आता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी तरफ हम बढ़ें उससे पहले मैं आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा साथियों कि ये जो चीज़ हमने पढ़ी है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन और समेटिव एवेल्युएशन, उसके छोटे छोटे जो हिस्से हैं और उसकी बड़े लेवल पे जो समझ है उसको रटने की बजाय अपने स्कूल्स के अंदर जो हमने खुद फील किया है या एज ए टीचर अगर आपने कहीं पे पढ़ा है तो उस हिसाब से जो आपने फील किया है उन बेसिक चीज़ों को ही दिमाग में रखते हुए अगर रूपरेखा बनाएंगे तो इसकी समझ अच्छे से बढ़ेगी और ये आपको एग्ज़ाम में परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जहाँ तक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो जो भी हमने ये थ्योरी के रूप में बात की है उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप बिल्कुल अपने हिसाब से नोट डाउन ज़रूर करें और उनको रिवाइज भी ज़रूर करें। ठीक है, अब हमारे पास आता है बेसिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इवैल्यूएशन प्रोसेस आर एज फॉलोज। यानी एक अच्छे इवैल्यूएशन प्रोसेस की क्या क्या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वैलिडिटी, कि वो कितना वैलिडेट, उसकी वैलिडिटी किस तरह की है, वो वैलिड है या नहीं है। जिस प्रोसेस को जिस इवैल्यूएशन के प्रोसेस को आप जो है बच्चों के बीच में रखना चाह रहे हैं वो कितना वैलिड है। अ वैलिड इवैल्यूएशन इज वन विच एक्चुअली टेस्ट्स व्हाट इज सेट आउट टू टेस्ट। तो ये हमारे पास बात चल रही है कि भाई जिस चीज़ का टेस्ट होना है उसी चीज़ का ही टेस्ट हो रहा है कि कुछ और तो टेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब टॉपिक से भटका तो नहीं जा रहा है कहीं। वो जो है वो हमारे पास एक वैलिड इवैल्यूएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वन विच एक्चुअली मेजर्स दैट बिहेवियर डिस्क्राइब्ड बाय द ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जैसे वही बात कि इंग्लिश सीखना है, 1 साल भर का कोर्स है। अब उसका इवैल्यूएशन जो है वो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश सीखना, सही से सीखी जा रही कि नहीं सीखी जा रही है, वो चाहे फॉर्मेटिव बेस पे आपने इवैल्यूएशन किया है चाहे फॉर्मेटिव के बाद में समेटिव बेस पे किया है, लेकिन वो जो है सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या उसको उस इवैल्यूएशन को करने के बाद जो मेन ऑब्जेक्टिव है या जो ऑब्जेक्टिव्स आप पाना चाहते हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो आपका मतलब वो वैलिड इवैल्यूएशन है, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहे तो वैलिड इवैल्यूएशन नहीं है। और सिंपल सी बात नहीं है हमारे पास। हमने बोला अंडर स्क्रूटनी, यानी जो अंडर स्क्रूटनी रहे हमारे पास, ऑब्वियसली नो वन वुड डेलिबरेटली डू दिस, construct an evaluation item to test irrelevant material, but very often non-valid test items are in fact used। अब क्या होता है कि कोई भी नहीं चाहता हमारे पास कि सिंपल सा हमारे पास है कि कोई भी डेलिबरेटली यानी जानबूझ के ये कभी नहीं चाहता है कि एक ऐसा इवैल्यूएशन का जो है टेस्ट या इवैल्यूएशन का तरीका जो है अपनाया जाए जो हमारे पास इररिलेवेंट मटेरियल का हो, यानी जिसकी कोई मतलब कि बात तो इंग्लिश सीखने की चल रही है और पता चल रहा है कि कुछ और ही सामाजिक चीज़ें ही सिखाई जा रही है या फिर हिस्ट्री के बारे में ही बात चल रही है ना। तो जनरली इवैल्यूएशन के जो प्रोसेस होते हैं उसमें कोई इंसान जानबूझ के ऐसा नहीं करता है कि जो ऑब्जेक्टिव उसको पाना है उस पर बेस्ड वो इवैल्यूएशन नहीं करना चाहता, वो बिल्कुल करना चाहता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे बहुत सारे नॉन वैलिड आइटम्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास यूज़ हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास आ गया कि क्वेश्चंस दैट आर इंटेंडेड टू टेस्ट रिकॉल ऑफ फैक्चुअल मटेरियल बट विच एक्चुअली टेस्ट द कैंडिडेट्स पावर ऑफ रीजनिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक टेस्ट लिया, उस टेस्ट के अंदर जो है हमारे पास जो फैक्चुअल मटेरियल है उसको बच्चे को पता है कि नहीं पता है, वो चीज़ जो है कहीं की आप टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन फिर जो है एक्चुअली में दिक्कत क्या हो रही है कि बच्चे की जो है रीजनिंग का, बच्चे की माइंड की रीजनिंग क्या है वो चीज़ टेस्ट हो जा रही है तो पता ही नहीं चल रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिस्ट्री की बात चल रही है कि अब अकबर का जन्म क्या होता है, एक फैक्चुअल मटेरियल है। अब आप ये पता करना चाह रहे हैं लेकिन आप जो है
उस क्वेश्चन को इस तरह से दे रहे हैं कि बच्चा जो है वो रीजनिंग लगा दे रहा है, तो उससे उसकी रीजनिंग का कॉन्सेप्ट पता चल रहा है। तो एक्चुअली इवेल्युएशन तो दोनों है, लेकिन अब जब आप फैक्ट्स ही पता करना चाहते हैं तो क्यों ना असेसमेंट के थ्रू या आपका जो भी टेस्ट ले रहे हैं आप, इवेल्युएशन कर रहे हैं, वो इस तरीके से ही फॉर्म किया जाए कि वो सही मायने में जिस ऑब्जेक्टिव को आप पाना चाहते हैं वही ले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक टेस्ट कराना चाहते हैं जिसमें आप बच्चे की मेंटल रीजनिंग किस तरह से है वो पता करना चाहते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली आपने एक टेस्ट लिया, लेकिन वो टेस्ट लेने के बाद पता चल रहा है कि इससे तो बच्चे की मेंटल रीजनिंग का नहीं, कुछ और कॉन्सेप्ट का इवेल्युएशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हम जानबूझ के नहीं करते, बहुत बार इस तरह से एक नॉन वैलिड कॉन्सेप्ट जो है आ जाता है, तो उसको जो है उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक बहुत ही शानदार इवेल्युएशन के प्रोसेस का, वो है हमारे पास क्या, वैलिडिटी। वहीं पे हमारे पास जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि और क्वेश्चंस विच अज्यूम ए लेवल ऑफ प्री नॉलेज दैट द कैंडिडेट्स डू नॉट नेसेसरली पोजेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ऐसा टेस्ट लिया आपने जो बच्चे को पता ही नहीं है उसके बारे में, या उसके बारे में हम क्लासरूम में बाद में पढ़ेंगे या आगे आने वाले प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन पहले से ही उसका टेस्ट लिया जा रहा है, तो वो क्या है, एक वैलिडिटी या एक वैलिड इवेल्युएशन का प्रोसेस नहीं माना जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है एक कॉम्प्रिहेंसिव या एक बहुत ही अच्छे इवेल्युएशन का, जिसका पहला फीचर जिसकी हमने बात की है वो है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी का मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट सा है कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम का, और उस इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के थ्रू आप जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो आपका इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है, जो भी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, चाहे वो समेटिव इवेल्युएशन है, वो उस ऑब्जेक्टिव को पता कर रहा है या उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम चाहे जानबूझ के नहीं करते, लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों को पूछ बैठते हैं या उस तरह का इवेल्युएशन ले लेते हैं जो कहने को इवेल्युएशन तो है लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इसलिए एक वैलिड आप कह सकते हैं कि इवेल्युएशन का मेथड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता होनी चाहिए। द रिलायबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ द consistency with which the question, test or examination produces the same result under different but comparable conditions। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कि रिलायबिलिटी क्या है, एक मेजर है किसका, कि कंसिस्टेंसी, यानी लगातार जो हम इवेल्युएशन कर रहे हैं, जिसमें चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे हमारे पास टेस्ट हो या एग्जामिनेशन हो, वो एक्चुअली में अलग अलग सिचुएशन में भी जो है हमारे पास डिफरेंट बट कंपैरेबल कंडीशंस के अंदर भी जो है वो सेम रिजल्ट लेके आए। तो ये उससे रिलायबिलिटी जो है बड़ी स्ट्रांग होती है हमारे पास। अ रिलायबल इवेल्युएशन आइटम गिव्स रिप्रोड्यूसिबल स्कोर्स विथ सिमिलर पॉपुलेशंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने बोला कि हमारे पास एक रिलायबल इवेल्युएशन जो है, एक विश्वसनीय इवेल्युएशन जो है, वो क्या करता है कि रिप्रोड्यूसिबल स्कोर्स देता है विथ सिमिलर पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। इट इज देयरफॉर इंडिपेंडेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल इवेल्युएशन। यानी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही आसान सी बात करते हैं हम इसको, एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं, 4 बच्चों ने अच्छा स्कोर किया और 96 ने बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं किया। अगर मैं उन 4 को लेके खुश हो जाऊं, बाकी 96 को जो है, चले 4 बच्चे इंडिया टॉप कर लिया लेकिन 96 फेल हो गए, या 96 ने बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं किया, तो मैं उन 4 बच्चों को ही लेके खुश हो जाऊं, तो इसका मतलब है कि वो जो इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के तौर पे, वो सही नहीं रहा, क्योंकि उसमें से सारे लोगों को फ़ायदा नहीं मिला। इंडिविजुअल पे बेस्ड वो चीज़ नहीं हो सकती, व्यक्तिगत तौर पे नहीं, पूरे के पूरे जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स या लर्नर्स या पीपल्स आपसे जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को दिमाग में रखते हुए चीज़ होनी चाहिए। सो वो ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल इवेल्युएशन, एंड इंडिविजुअल इवेल्युएशन से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए वो चीज़। इन ऑर्डर टू मेंटेन रिलायबिलिटी, वन इवेल्युएटिव question should test only one thing at a time and give
कैंडिडेट्स नो अदर ऑप्शन। अब रिलायबिलिटी जो है उसको मेंटेन कैसे किया जाए, तो इसके लिए चल रहा है कि वंस इवेल्युएटिव क्वेश्चन शुड बी टेस्ट ओनली वन थिंग एट अ टाइम, यानी जो क्वेश्चन है वो एक चीज ही जो है वो इवेल्युएट करे एक समय में, यू नो, एंड गिव द कैंडिडेट्स नो अदर ऑप्शन, यानी स्टूडेंट्स को कोई और ऑप्शन ना मिले, एक टाइम पे एक ही चीज को जो है कहीं इवेल्युएट किया जाए। द इवेल्युएशन शुड ऑल्सो एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग यूनिट, यानी जो इवेल्युएशन है वो हमारे पास उसके लिए एक शर्त ये भी है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है टीचिंग यूनिट के, जो भी टीचिंग यूनिट की बात चल रही है, जो भी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम की बात चल रही है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ जो है वो कहीं न कहीं वो ऑब्जेक्टिव्स उसमें रिफ्लेक्ट भी होने चाहिए। सिंपल सी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इंग्लिश सीखने का एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम अगर चलाया जा रहा है और उस इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के अंदर हमने बात की कि भाई लिसनिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है, रीडिंग भी है, राइटिंग भी है, स्पीकिंग भी है, तो हमने बोला लिसनिंग स्पीकिंग का टेस्ट करवा दिया लेकिन रीडिंग राइटिंग का करवाया ही नहीं, या फिर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग का कराया, राइटिंग का कराया ही नहीं, तो ये तो चीज़ें क्या हो जाएगी, बहुत दिक्कत वाली हो जाएगी। इसका मतलब कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है। और जो ऑब्जेक्टिव है कि पूरी इंग्लिश सीखने का, तो उसके जितने भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं सब पे ध्यान देना ज़रूरी है, स्टेप वाइज देना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब लिसनिंग का टेस्ट हो रहा है तब लिसनिंग का ही हो, ना, बोला कि टेस्ट ओनली वन थिंग। जब रीडिंग का हो रहा है तो रीडिंग का ही हो, जब स्पीकिंग का हो रहा है तो स्पीकिंग का ही हो, राइटिंग का हो रहा है तो राइटिंग का ही हो, मिक्स्ड ना हो ना, नहीं तो बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है कि ये रीडिंग का हो रहा है कि राइटिंग का हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं चीज़ों को, और उससे उस टेस्ट की रिलायबिलिटी को भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से मेंटेन किया जा सकता है साथियों। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो एक कॉम्प्रिहेंसिव या एक बहुत ही अच्छे एवेल्युएशन के होते हैं। उसमें पहला पॉइंट था हमारे पास वैलिडिटी, दूसरा है हमारे पास रिलायबिलिटी, तीसरा हमारे पास आता है प्रैक्टिकलिबिलिटी। प्रैक्टिकलिबिलिटी क्या होता है, जो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो प्रैक्टिकल तौर पे होनी चाहिए, यानी आप ऐसे नहीं कि हवा में ही टेस्ट ले रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है उसका। वो चीज़ें कुछ प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, कुछ टेंजिबल भी होनी चाहिए, है ना। इवेल्युएशन प्रोसेस या प्रोसीड्यूर शुड बी रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल एंड एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है आप साइंस के टीचर हैं, अब आप जो है चाहते हैं कि हवाई जहाज़ का इंजन कैसे काम करता है ये बताना है, समझाना है सब, और इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं सब में जो है ऐसे मान लेते हैं कि सिलेबस का पार्ट है। अब क्या सारे स्कूल्स हवाई जहाज़ का इंजन ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए? वो क्या हो जाएगा, रियलिस्टिक नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से रियलिस्टिक होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। अगर वो प्रैक्टिकल नहीं होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी हमारे पास। एफिशिएंट भी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, है ना। बहुत ही सिंपल सी है हमारे पास चीज़ कि जैसे मोटर कैसे चलती है, अब स्कूल के बच्चे को आपको समझाना है तो सारे बच्चों को एक एक मोटर आप स्कूल खरीद के नहीं दे सकता, सिंपल सी चीज़ है हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी चीज़ें होनी चाहिए। टाइम टेकन एंड केस ऑफ एप्लीकेशन, यानी कितना टाइम वो चीज़ ले रही है ना, एप्लीकेशन का केस किस तरह से, इन सारी चीज़ों को भी दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मे बी एन आइडियल प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन बट मे नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो आइडियल तो हो सकती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमारी जो बात हुई कि एक मोटर कैसे काम करती है, तो आइडियल चीज़ तो ये कहती है कि सारे बच्चों के हाथ में एक एक मोटर हो और वो उसको समझें, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, टाइम इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए हम आइडियल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट उसी के साथ में जो है वो प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर, वो कॉस्ट इफेक्टिव या फिर टाइम इफेक्टिव भी होनी चाहिए। तो साथियों, यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसे कौन कौन से फीचर्स है जो एक अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव गुड इवैल्यूएशन के फीचर्स है, जिसमें पहली हमारे पास है वैलिडिटी, दूसरा है रिलायबिलिटी और तीसरा है हमारे पास प्रैक्टिकलिबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है फेयरनेस। फेयरनेस तो होनी चाहिए ना। जैसे एक बच्चा है आपके जानने वाला है, एक नहीं है,
जानने वाले को ज़्यादा मार्क्स दे दिए, नहीं जानने वाले को कम दे दिए, तो ये तो फेयरनेस नहीं हुई ना। तो सिंपल सी चीज़ हमारे पास एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है हमारे पास, फेयरनेस। और फेयरनेस क्या है हमारे पास? इवेल्युएशन मस्ट बी फेयर टू ऑल स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट्स के लिए इवेल्युएशन क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कोई घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। दिस कैन बी पॉसिबल बाय एक्यूरेट रिफ्लेक्टिंग ऑफ रेंज ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स एज डिजायर्ड बाय द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। जो कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स है उसके लिए जिस लर्नर का और इंस्ट्रक्टर का दोनों का जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है उसके ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए वो कहीं न कहीं ज़रूर सही से होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। टू कीप फेयरनेस इन एवेल्युएशन इट इज़ ऑल्सो डिजायर्ड दैट स्टूडेंट शुड नो एग्जैक्टली हाउ दे आर टू बी एवेल्युएटेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि उनका एवेल्युएशन किस तरीके से होगा या होने वाला है। पहले से ये चीज़ पता होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे को तो पता ही नहीं हो क्या रहा है और उसका एवेल्युएशन कर दिया जाए और उसको समझ में नहीं आए कि क्या हुआ। तो ये जो है पहले से इंस्ट्रक्शंस या इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के अंदर पहले से ये चीज़ें डाली जानी चाहिए इंसान के दिमाग, बच्चे के दिमाग में, उसको ब्रीफ करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में ताकि चीज़ें फेयर रहे हमारे पास। हमने बोला दिस मीन्स दैट स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट evaluation such as nature of the materials on which they are to be examined। जैसे किस तरह का जो है क्वेश्चंस उनसे पूछे जाने चाहिए या फिर किस तरह का नेचर होगा, किस तरह का मटेरियल होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। इसलिए जो है सिलेबस जैसी चीज़ें पहले से ही बच्चों को प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके पीछे रीज़न है कि बच्चे को पहले से पता होना चाहिए कि उसको किस बेसिस पे, किस मटेरियल बेस्ड पे जो है उसको इवेल्युएट किया जाएगा। कॉन्टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमारे पास क्या तो संदर्भ है, क्या उसके मूल्यांकन के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों वो मूल्यांकन किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट को क्लियर हमेशा और हमेशा रहना चाहिए। द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन, भाई एग्जामिनेशन का फॉर्म क्या होगा, एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सारी चीज़ें उसको क्लियर होनी चाहिए। लेंथ ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द वैल्यू ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द कोर्स इन टर्म्स ऑफ मार्क्स की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन की लेंथ क्या होगी प्लस मार्क्स के संदर्भ में जो है कोर्स का कौन सा कंपोनेंट कितने मार्क्स का है, ये सारी चीज़ उसको पहले से क्लियर होनी चाहिए। जैसे इसको बहुत ही फेयरनेस को बहुत ही आराम तरीके से ये लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिए कि आपके 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर 4 टॉपिक्स है या 3 टॉपिक्स है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है? भाई 4 टॉपिक दे दिए आपने, दिमाग से मान लिया कि 25-25 के होंगे, लेकिन उन्होंने दिया थोड़ा है। तो इसका मतलब है हो सकता है कि कोई 40 मार्क्स का भी हो, लेकिन हमें पहले से पता ही नहीं है। तो ये एक फेयर नहीं है चीज़। प्लस उसमें हमारे पास जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, कि भाई आप प्रमोट कर दिए जाएंगे या फिर आपको इससे सर्टिफिकेट मिला जो आपके काम आएगा, या आपने जो सीखा है ये आपके सोशल लाइफ में इस जगह काम आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है वो चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए, है ना। जैसे एक्सट्रिंसिक हमारे पास कह सकते हैं कि मोटिवेशन भी होता है चीज़ों का। जैसे मैं एक लैंग्वेज को सीखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं लैंग्वेज के लिए नहीं सीखना चाह रहा हूँ, मैं मेरे को लगा कि मैं इंग्लिश सीखूंगा तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा मेरा, जॉब के हिसाब से ब्राइट जॉब मिलेगी मेरे को। तो ये क्या है, एक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन एक एक्सट्रिंसिक जिसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। तो इस तरह से आप ताकि क्लियर रहे पहले से कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, राइट। तो ये छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट से पार्ट थे। नेक्स्ट हमारे पास है यूजफुलनेस। तो देखिए स्टेप वाइज चल रहे हैं हम चीज़ों को लेके, क्या कि एक बहुत ही अच्छे इवैल्यूएशन के जो मेन फीचर्स है वो क्या क्या होने चाहिए। तो पहला कौन सा पढ़ा साथियों हमने, वैलिडिटी। दूसरा हमारे पास क्या था, बहुत ही सिंपल सा, क्या पढ़ा हमने दूसरा, रिलायबिलिटी, रिलायबल है कि नहीं है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, प्रैक्टिकैबिलिटी, प्रैक्टिकल है कि नहीं है, प्रैक्टिकलिटी में लाया जा सकता नहीं जा सकता। आइडिया भले शानदार हो लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, टाइम इफेक्टिव है कि नहीं है। चौथा हमने पढ़ा फेयरनेस होनी चाहिए उसके अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूजफुलनेस होनी चाहिए। तो जो भी इवैल्यूएशन है वो यूजफुल होना चाहिए। वो किस तरह से कि इवैल्यूएशन शुड ऑल्सो बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। चलो एज ए टीचर आपको पता चल गया कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से
आपने कोर्स को अच्छे से बिल्ड कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, या समेटिव एवैल्यूएशन से ग्रेड्स दे दिए और आपने खुद के लेवल पे सोच लिया कि अच्छा हमने जो ऑब्जेक्टिव था उसमें से इतने स्टूडेंट्स ने बेहतर किया है, इतने ने ठीक किया है, लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होना चाहिए। फीडबैक फ्रॉम इवेल्युएशन मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स, यानी इवेल्युएशन के बाद जो फीडबैक आ रहे हैं, ने किस तरह का इवेल्युएशन हुआ है, उससे स्टूडेंट्स भी क्या सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चलो समेटिव इवेल्युएशन में मार्क्स दे दिए और फिर हो गया ख़त्म और अब आगे बढ़ो, अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसके फीडबैक भी होने चाहिए हमारे पास, बच्चों के साथ जो है शेयर किए जाने चाहिए, उसकी वीकनेस भी जो है शेयर की जानी चाहिए। बाई नोइंग देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो जानने के बाद स्टूडेंट्स कैन थिंक ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट, यानी ताकि स्टूडेंट जो है अपनी फर्दर इम्प्रूवमेंट को जो है के लिए तत्पर रहे, हमेशा काम करते रहे, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन शुड सजेस्ट ऑल द नीडफुल रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, यानी इवैल्यूएशन जो है वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है किसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। किसका इम्प्रूवमेंट, लर्नर्स का, स्टूडेंट्स का जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए हमारे पास जो है बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें कि बच्चों के साथ उस चीज़ को शेयर किया जाए। तो ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे साथियों, किसके, हमारे पास इवैल्यूएशन के, एक अच्छे इवैल्यूएशन के फीचर्स, जिसके अंदर हमने बात की वैलिड होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए और यूजफुलनेस भी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स के क्या क्या अर्थ हमारे पास निकलते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर है कि अनदर फैक्टर विच मस्ट बी कंसिडर्ड इन ए चॉइस ऑफ ए टेस्ट इज द ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। ये जो टेस्ट रिजल्ट निकल के आया है उसका क्या अर्थ है, उसके में ईज होनी चाहिए। वो ईज किस लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं उसके बहुत सारे अलग अलग लोगों के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, बच्चा स्ट्रेस में चला गया, बच्चा जो है डिप्रेशन में चला गया, तो उसको ईज में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ टेस्ट स्कोर इज नॉट मीनिंगफुल अनलेस द टीचर और काउंसलर इज एबल टू डिसाइड what significance or importance should be attached to it and to make some judgment concerning its relationship to the other kind of information about the student। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं। तो आपने देखा बहुत सारे लोग जो है बच्चे समझ नहीं पाते कि इवैल्यूएशन किस लिए किया जा रहा है, या माता पिता का फालतू का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बच्चों के ऊपर प्रेशर आ जाता है, किसी कम मार्क्स आते हैं तो बच्चे आत्महत्या जैसी चीज़ें कर बैठते हैं, जो कायरता है बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि उस रिज़ल्ट को जो है या उस जजमेंट को जो है बच्चे के सामने किस तरह से रखना है, उसके क्या मीनिंग्स है, इन चीज़ों को भी जो है कहीं ना कहीं रखना है। इवैल्यूएशन क्यों किया जा रहा है, उसके बाद में जो रिज़ल्ट आ रहा है उसकी महत्ता जो है वो वहीं तक नहीं है, उसकी एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इम्प्रूवमेंट के लिए इवैल्यूएशन किया जा रहा है, डायरेक्ट जजमेंट पास नहीं किया जा रहा है। यहाँ बात इवैल्यूएशन की या फिर चीज़ों को स्टेप वाइज बेहतर बनाने के लिए इसका काम हुआ है। ये सारी चीज़ें समझाना ज़रूरी है, बच्चों को उस हिसाब से इंफॉर्मेशन जो है शेयर की जाए। नियरली ऑल टेस्ट पब्लिशर प्रोड्यूस मैनुअल्स डिजाइन टू एड द टीचर इन इंटरप्रेटिंग टेस्ट रिजल्ट्स, यानी जितने भी पब्लिशर्स हैं वो कहीं न कहीं टीचर्स जो है उनकी हेल्प करते हैं टेस्ट रिज़ल्ट को जब बताए जाते हैं कि किस तरह से जो है बच्चों को उसका अर्थ निकालना है, या बच्चों का जिस तरह से रिज़ल्ट आया है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है। बहुत सारे मैनुअल्स आते हैं ताकि एज ए टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर भी जो है चीज़ों को ईज में लिया जा सके, एक मॉडिफाई करने की या बहुत सारे प्रोग्राम्स को बेहतर बनाने की क्षमता जो है लाई जा सके, और इवन कि स्टूडेंट के अंदर भी जो है इस तरह की क्षमता हमेशा बनी रहे। बट दीज मैनुअल्स वेरी ग्रेटली ऑन क्वालिटी एंड इन द थोरोनेस विथ विच दे डू दिस इम्पॉर्टेंट जॉब, यानी बहुत ही थोरो तरीके से इन मैनुअल्स को जो है बनाया जाता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टीचर, प्रिंसिपल और काउंसलर, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट मैनुअल शुड बी जस्ट as important a factor in the choice of a test as the quality of the test itself। तो ये जो सारे मैनुअल्स जो है साथियों वो कहीं कहीं बनाए जाते हैं, वो हमारे पास टीचर, प्रिंसिपल या काउंसलर जो होते हैं
वो कहीं न कहीं अपने टेस्ट को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं, किन किन चीज़ों को ऐड करके या हटा के जो है वो और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो है टेस्ट्स बना सकते हैं, जिससे एवेल्युएशन का जो प्रोसेस है वो और भी बेहतर बनता रहे और भी शानदार बनता रहे। तो यहाँ पर साथियों इस वीडियो में हमने सबसे पहले समेटिव एवेल्युएशन की बात की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवेल्युएशन का हिस्सा है। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन और समेटिव एवेल्युएशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या इम्पॉर्टेंट हमारे पास मेन पॉइंट्स है, सेलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में मैंने साथियों बात की। फिर हमने ये बात की कि एक अच्छे एवेल्युएशन के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जिसमें हमने बात की वैलिडिटी के बारे में, रिलायबिलिटी के बारे में, प्रैक्टिकलिबिलिटी के बारे में हमने बात की, हमने फेयरनेस के बारे में बात की, हमने यूज़फुलनेस के बारे में बात की। और उसके बाद में हमने बोला कि भाई रिज़ल्ट जो बच्चे के सामने या टीचर के सामने निकल के आता है एवेल्युएशन के थ्रू, उसको जो है फाइनल ना मानते हुए उसको किस तरह से और इम्प्रूव किया जा सकता है, वो एक फाइनल जजमेंट नहीं होता है। वो अलग अलग तरीक़ों से टीचर पॉइंट ऑफ व्यू या स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी तौर पे लेके उसको जो एवेल्युएशन का जो मेन मोटिव है कि जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है उसको बेहतर तरीके से सीखना, ये उसमें बड़ा ही यूज़फुल होता है। तो साथियों इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम कहीं कहीं CCE के बारे में बात करेंगे। हम जो है बात करेंगे राइटिंग एवेल्युएशन किस तरह से करें, रीडिंग का एवेल्युएशन किस तरह से करें, ऑरल स्पीकिंग का एवेल्युएशन किस तरह से करें, लिसनिंग का एवेल्युएशन किस तरह से करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।